Good morning, dear student. Today we will read a new poem, Amanda. The poem is composed by Robin Callan. This poem is taken from First Flight book from class 10th. So first of all, let us know about Robin Callan. Who is Robin Callan? Robin Callan is an Australian writer and she writes books for children. She was born in 28 February 1936 in Camp Sipe, New Wales, Australia. She was very famous for her children storybooks. At the age of 16, she published her first storybook. In 1981, she was awarded a Literature Board Grant for writing. तो इस तरीके से जो रॉबिन कैलिन है वह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है जो कि बच्चों के लिए बुक्स और स्टोरीज़ लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहीं। उनका जन्म 28 फरवरी 1936 को हुआ और 16 ईयर की एज में उन्होंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की थी। 1981 में उनको लिटरेचर बोर्ड के द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया और उसके बाद CBCA यानी कि जो चिल्ड्रंस बुक्स ऑफ द ईयर अवार्ड होता है वह उनकी किताबों को दिया गया। उनमें से उनकी कुछ फेमस वर्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है हैटिंग एलिसन एस्ले एंड दूसरा है हाफ वे अक्रॉस द गैलेक्सी, नेक्स्ट है टर्न लेफ्ट। ये कुछ फेमस बुक्स हैं जिसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। इनके ऊपर टेलीविज़न सीरियल्स और मूवीज़ भी बनी जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के द्वारा लाइक की गई। कैलिन्स के द्वारा लिखा गया नावल कैम बैक टू शो यू आई कुड फ्लाई, इस नावल ने ह्यूमन राइट्स अवार्ड लिटरेचर का 1981 में जीता। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर रही हैं और इन्हीं के द्वारा लिखी हुई यह पोएम है अमांडा। सो लेट अस नो अबाउट द पोएम अमांडा। अमांडा दिस इज़ ए नेम ऑफ ए गर्ल, एक लड़की का नाम है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है एंड शी वॉज मच वरीड अबाउट द नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स। वह बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पेरेंट्स के द्वारा टोके जाने से। So let us know about the summary of the poem. The poem describes a girl named Amanda and her mother who is nagging her for her mistakes. She is first pointed out most probably by her mother for biting her nails and for not sitting in the right posture. सबसे पहले उसके इस बात पे टोका जाता है कि वह अपने नाखूनों को चबाती है, सीधे नहीं बैठती है। तो उसकी माँ इस बात पे उसे टोंकती है जब कभी वह रीडिंग, राइटिंग और अदर वर्क्स कर रही होती है। She was not sitting in a proper posture and so her mother was nagging her again and again. The mother also feels that Amanda sits in a lazy manner. मदर को यह भी लगता है कि अमांडा जो है आलसीपन में बैठती है और सही से अपना वर्क नहीं करती है। To this Amanda imagines herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life in the beautiful green sea. और जब अमांडा को उसके आलस पे टोका जाता है, उसके सीधे नहीं बैठने पर टोका जाता है, तो अमांडा यह कल्पना करती है कि वह एक काश मरमेड होती, एक जलपरी होती और किसी ग्रीन सी के अंदर शांतिपूर्वक और आरामपूर्वक अपना जीवन जी रही होती जहाँ की उसको टोंकने वाला कोई न होता। फर्दर शी इज़ नेग्ड फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज़ एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क। बाद में उसको इस बात के लिए झिड़का जाता है क्योंकि वह अपने रूम को साफ़ नहीं रखती, अपने शूज़ को क्लीन नहीं करती और अपने होमवर्क को टाइमली कंप्लीट नहीं करती। शी then imagines herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by her parents continuously. इस बार वह यह सोचती है कि काश वह एक ऑर्फन होती, काश वह एक अनाथ बच्ची होती, क्योंकि वह लगातार अपने पेरेंट्स के द्वारा वॉच किए जाने से, उसको टोकने जाने से इतनी परेशान हो चुकी है कि वह चाहती है कि वह एक ऑर्फन होती तो ही उसके लिए अच्छा था। कम से कम उसे वॉच करने वाला, हमेशा वॉच करने वाला तो कोई न होता। She says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on the sand and would live a peaceful life. और वह सोचती है कि इस तरीके से अनाथ होने से वह नंगे पैर गलियों में घूमती और वहाँ मिट्टी के अंदर अपने बेयर फीट से डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न बनाती और अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करती क्योंकि उस समय उसे टोकने वाले उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते। Next, Amanda is scolded for eating too many chocolates as this causes pimples. बाद में अमांडा को इस बात पर टोका जाता है, जब वह चॉकलेट्स खाती है तो उसे कहा जाता है कि तुम ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ नहीं तो तुम्हारे पिंपल्स निकल आएंगे। तो खाने पे भी अमांडा को टोका जाता है, बैठने पे भी उसके साथ टोका टाकी होती है। जब वह कभी अपने शूज़ को गंदे छोड़ देती है तो इस बात पे टोकते हैं।
रूम में अगर थोड़ी सी गंदगी रह जाए तो उस बात पे भी उसे टोका जाता है, हर बात पे उसको झिड़का जाता है। और इस बार जब उसे टोका जाता है तो वह क्या सोचती है, सी इज़ ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर, और उसे इस बात पे भी टोका जाता है क्योंकि वह अपनी माँ की बात को नहीं सुनती। सो नाउ अमांडा थिंक्स ऑफ बीइंग रेपुंजल, और इस बार अमांडा सोचती है कि वह एक रेपुंजल होती है। रेपुंजल एक कैरेक्टर है जो कि फेरी टेल्स के अंदर कई बार आता है। अगर आपने कोई परियों की कहानी सुनी होगी तो रेपुंजल कैरेक्टर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। रेपुंजल एक लड़की थी जिसको कि एक चुड़ैल के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और उसको ले जा करके एक हाई टावर में रख दिया जाता है। रेपुंजल जब काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तभी उसका किसी चुड़ैल ने किडनैप कर लिया था और उसे एक हाई टावर में ले जा करके उसे रख दिया था। जब वह बड़ी हुई, शी वॉज सो मच ब्यूटीफुल, and one day when she was standing near her window, a prince came there and he saw the beauty of this girl and he was attracted by the beauty of Rapunzel and he fell in love with Rapunzel, और वह रेपुंजल से प्यार करने लगा। लेकिन रेपुंजल के पास पहुंचने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। रेपुंजल के जो हेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे और वो अपने हेयर से उस प्रिंस को सपोर्ट करती है और उसे अपने पास टावर में बुला लेती है। सो दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ रेपुंजल। अब रेपुंजल बन करके वो क्या चाहती है, अमांडा क्या चाहती है यहाँ पे, अमांडा ये चाहती है कि वह रेपुंजल की तरह बन जाए और उस टावर के अंदर जिसके अंदर कि कोई भी नहीं आ सकता था। रेपुंजल बिल्कुल अकेली उस टावर में रहा करती थी, उसी तरीके से वह भी टावर में एक जगह में एक रूम में बिल्कुल अकेली रहना चाहती है। इन द टावर शी विल बी अलोन एंड विल लिव ए पीसफुल लाइफ एंड विल नेवर अलाउ एनीवन टू कम इन, और वह उस टावर में पीसफुल लाइफ जीना चाहती है, एक शांति भरा जीवन जीना चाहती है और वह किसी को भी उस टावर में आना अलाउ नहीं करेगी। फाइनली द मदर आस्क्ड हर टू स्टॉप बीइंग मूडी बिकॉज शी डजंट वांट एनीवन टू ब्लेम हर फॉर हरासिंग हर डॉटर। बाद में अमांडा की मदर उसको इस बात पर टोकती है कि अपना मुंह फुला करके मत बैठा करो और मूडी मत बना करो। अगर इस तरीके से जो बाहर से गेस्ट हैं उन्होंने देख लिया, तुम्हारा मुंह फूला हुआ देख लिया, तुम्हें नाराज़ देख लिया, तुम्हें गुस्से में देख लिया, तो उन्हें ये लगेगा कि उसके पेरेंट्स जो है अपनी डॉटर को, अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा हरास करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे बात बात पर झिड़कते हैं। तो उसको इस बात के लिए भी टोका जाता है कि उसका मुंह हमेशा फूला रहता है। एट दिस टाइम द पोएट हैज़ नॉट रिटन एनी रिएक्शन फ्रॉम अमांडा साइड, लेकिन इस बार अमांडा की साइड से कोई भी रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन पोएट नहीं देता है कि अमांडा इस बार क्या इमेजिनेशन करती है, इस बारे में उसने नहीं बताया। दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग हैज़ मेड हर सो सैड दैट शी हैज़ even stopped to imagination herself as someone else। और पोइट ने क्यों डिस्क्राइब नहीं किया उसका रीज़न देखिए, यहाँ क्लियर किया है कि बार बार टोके जाने से, कांस्टेंट नैगिंग से, बार बार टोके जाने से अमांडा इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि उसने अब इमेजिन करना ही बंद कर दिया है कि उसे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। शी यूज्ड टू डू सो इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम द कंटिन्यूस हरासमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स। वह चाहती है कि किसी भी तरीके से वह अपने इस कंटिन्यूस हरासमेंट से बच जाए और पेरेंट्स के द्वारा डोमिनेंट होने से बच जाए। इन चीज़ों से वह हमेशा बचना चाहती है। बच्चों, ये कंडीशन आप लोगों की भी इस एज में काफ़ी ज़्यादा होती है जब हम बच्चे 13 से लेकर के 16-17 ईयर्स तक की एज से बिलोंग करते हैं। वे लोग, उन बच्चों को हमेशा ये लगता है कि उनके पेरेंट्स हमेशा उन्हें हर बात पे टोकते हैं, हर बात पे डांटते हैं, फटकारते हैं, और यह टोका टाकी किसी भी बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया क्या, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट नो चाइल्ड ऑफ अमांडाज इज वांट्स एनी कंट्रोल और इंटरोगेशन ओवर हिम और हर। कोई भी बच्चा इस एज का यह नहीं चाहता जो कि अमांडा की एज से बिलोंग करता है। अमांडा की एज 13 से लेकर के 16-17 ईयर्स तक की आप मान सकते हैं जिससे कि वह बिलोंग करती है। इस एज पे कोई भी बच्चा यह नहीं चाहता कि उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का कंट्रोल हो, उनसे बात बात पे इंटरोगेशन किया जाए, बात बात पे क्वेश्चनिंग की जाए। बट द पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड अबाउट द चाइल्ड। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी बात क्लियर है कि पेरेंट्स इतनी टोका टाकी क्यों करते हैं। उसके पीछे रीज़न यह है कि वे अपने बच्चों के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। दे वॉन्ट टू अमेंड देयर बैड हैबिट्स, और उसके साथ साथ वो उनकी बैड हैबिट्स को अमेंड करना चाहते हैं। उनमें गलत आदतें विकसित ना हो, अगर गलत आदतें डेवलप हो गई है, इफ देयर इज
any bad habits developed in their child, they want to improve that type of bad habits. इसलिए वो बात बात पे बच्चों को टोकते हैं. इन द सेम वे अमांडा वांट्स टोटल फ्रीडम फ्रॉम हर पेरेंट्स. और इसी तरीके से जैसे दूसरे बच्चे चाहते हैं, अमांडा भी चाहती है कि उसको अपने पेरेंट्स की ओर से बिल्कुल फ्रीनेस मिले, बिल्कुल फ्रीडम मिले, बिल्कुल आज़ादी मिले. सी वांट्स टू लिव फ्रीली हर लाइफ. वो अपनी लाइफ बिल्कुल फ्रीली जीना चाहती है. द पोएम गिव्स अ मैसेज टू ऑल पेरेंट्स दैट दे शुड नॉट कीप होवरिंग अराउंड देयर चिल्ड्रन. यह पोएम पेरेंट्स को भी मैसेज देती है कि उनको अपने बच्चों के पर हमेशा हावी नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ बच्चों को भी यह मैसेज देती है कि उन्हें अपनी आज़ादी का बेजा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. चिल्ड्रन शुड बी गिवन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम. और पेरेंट्स को यह मैसेज भी देती है कि उनको अपने बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी तो देनी ही चाहिए, ताकि उनको भी ये जानने का मौका मिले कि उनके लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है. तो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. नाउ लेट अस नो अबाउट द पोएम. The stanza 1 is in this way: don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So the poet is saying that Amanda, don't bite your nails. Amanda is the name of a girl, and her mother, her parents, is given her instructions not to bite your nails and not to hunch her shoulders. Also, they want her not to look lazy and sit straight. अमांडा जिसका कि इस लड़की का नाम है, उसको उसके पेरेंट्स टोकते हैं और कहते हैं डोंट बाइट योर नेल्स. अब देखिए बच्चों, जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग सीधी ही डू नॉट से हो रही है, डू नॉट बाइट योर नेल्स. तो यहाँ सीधा एक ऑर्डर दिया जा रहा है बच्चे को कि आप नेल्स को मत अपने दांतों से काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स. अपने कंधों को झुका करके मत बैठो अमांडा. स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. स्लचिंग का मतलब होता है सुस्ती से बैठना बंद करो और सीधी बैठो अमांडा. तो यह जो टोकने वाली क्रिया है यह उसकी मदर के द्वारा की जा रही है, जो कि बात बात पे अपने बच्चे को टोक रही है और कह रही है कि सीधे बैठ करके पढ़ाई करो, अपने कंधों को झुका करके मत बैठो, दांतों से नाखूनों को मत काटो. Now the sentence is written of the second stanza in bracket. इसका मतलब क्या है कि these sentences are spoken by Amanda. ये जो सेंटेंस जो कि ब्रैकेट में क्लोज हैं, ये हमें यह बता रहे हैं कि ये सेंटेंसेस अमांडा के द्वारा बोले गए हैं. अमांडा इसके जवाब में क्या सोचती है, क्योंकि वह बोल करके उसने इन सेंटेंस को नहीं बताया है. दिस थिंग इज गोइंग टू डेवलप इन हर माइंड, सो दीज सेंटेंसेस आर गिवन इन द ब्रैकेट. There is a languid emerald sea where the sole inhabitants is a mermaid drifting blissfully. अमांडा जो है वह यह सोचती है कि वह काश एक जल परी होती और एक सी में, एक समुद्र में एकांत में रह रही होती और मज़े में ब्लिसफुली, आनंदपूर्वक वहाँ पे अपना जीवन जी रही होती. आइए इसको समझते हैं. देयर इज अ लैंग्वेज. लैंग्वेज का मतलब पीसफुली. एमराल्ड सी मीन्स, एमराल्ड मीन्स होता है ग्रीन कलर, जिसका रंग ग्रीन हो, जैसा कि जो पन्ना होता है वो ग्रीन कलर का होता है. एमराल्ड का मतलब पन्ने जैसा ग्रीन कलर का. तो वह कहाँ पे लैंग्वेज होना चाहती है, वह कहाँ पे पीसफुल वे में रहना चाहती है? एमराल्ड सी में, ग्रीन सी के अंदर वह पीसफुल लाइफ जीना चाहती है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ की सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, केवल वहाँ का निवासी. इनहेबिटेंट मीन्स वहाँ का निवासी, अकेला निवासी. सोल मीन्स अकेला, वहाँ का निवासी कौन होता? ओनली द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, मैं ही होती. और किसकी तरीके से रह रही होती? लाइक ए मरमेड, एक जल परी की तरह मैं रह रही होती और ब्लिसफुली यानी आनंदपूर्वक अपना जीवन जी रही होती. ड्रिफ्टिंग मीन्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे और शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक अपना जीवन में जी रही होती. सो अमांडा वांट्स फ्रीडम फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन. शी इमेजिन्स herself as a mermaid who lives alone in a peaceful green sea. There she moves softly with great joy. Here in this stanza, the poet has also used a literary device metaphor in the line, there is a languid emerald sea. तो यहाँ पे एक
जो लिटरेरी डिवाइस है मेटाफोर, उसका भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। मेटाफोर का यूज़ कहाँ किया गया है? मेटाफोर का यूज़ इस लाइन में किया गया, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। इस लाइन के अंदर पोएट ने मेटाफोर का यूज़ किया है, जिसको कि हिंदी में अगर हम कहें तो रूपक अलंकार कहा जाता है। रूपक अलंकार का यहाँ पे इसने प्रयोग किया है। सी को एमराल्ड बताया है, सी का जो कलर है वह एमराल्ड बताया है, पीसफुल एंड एमराल्ड बताया है। तो उसको एक उपमा दी है, उसका एक जो कलर है, उसको जो पन्ने का जो कलर होता है उसके साथ में उसको कंपेयर किया है। ग्रीन कलर को एमराल्ड से कंपेयर किया है, एंड द सी इज़ एमराल्ड सी। तो यहाँ पे उसने मेटाफोर का यूज़ भी किया है। नाउ कम ऑन द थर्ड स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoes Amanda। उसकी माँ फिर से उसे टोकती है। इस बात पे उसको नैगिंग करने का रीज़न ऑफ नैगिंग हर वॉज she has not finished her homework, so her mother recalled her to finish her homework first and then clean her room and also clean her shoes। अमांडा के ऊपर उसके पेरेंट्स का कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि जब अमांडा जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती है तो उस बात पे उसके पेरेंट्स के द्वारा टोका जाता है और बात बात पे पूछा जाता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या अमांडा तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? डिड यू योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मुझे याद है कि मैंने तुमको अपने तुम्हारे शूज़ क्लियर करने के लिए भी कहा था। सो अमांडा डजंट लाइक ऑल टाइम पेरेंट्स कंट्रोल। Sometimes they ask her to complete her homework, sometimes they ask her to tidy her room, and on other time they ask her to clean her shoes. So in this way, her parents always nagging her on everything and on each thing. इस बार अमांडा के मन में क्या इमेजिनेशन जन्म लेती है, आइए इसे देखते हैं। I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। I am an orphan, मैं एक ऑर्फन हूँ। वह सोचने लगती है कि वह एक ऑर्फन है, वह एक अनाथ बच्ची है। एंड रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में भटक रही है, क्योंकि उसे जो अनाथ होते हैं, जो ऑर्फन होते हैं, उनके कोई पेरेंट्स नहीं होते तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। सो शी इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट, वह सोचती है कि वह गलियों में भटक रही है। अ पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट, और मैं डिफरेंट टाइप के पैटर्न बना रही हूँ, अलग अलग आकृतियाँ बना रही हूँ। कहाँ पे? डस्ट में, यानी जो धूल है उसमें वह अलग अलग अपने पैरों से आकृतियाँ बनाती हुई चल रही है। विथ माई हस्ट, हस्ट मीन्स विथ माई कामनेस, बिल्कुल शांतिपूर्वक, वो पूरी मस्ती के साथ में, बेयर फीट यानी नंगे पैरों से वह जो सॉफ्ट डस्ट है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स बनाती हुई चल रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, and she likes such a type of silence, she likes such a type of freedom। So Amanda is very much troubled with her parental control, and she wished to be an orphan and imagines that she is roaming freely in the street। She walks hushed and barefooted, and her feet make pattern on the soft dust। She wishes for silence and freedom, as silence is precious and freedom is sweet। तो जब वह अनाथ होने के बारे में सोचती है और यह सोचती है कि वह एक अनाथ होकर के गलियों में भटक रही है और मस्ती के साथ में उन गलियों में जो धूल पड़ी हुई है उनके ऊपर नंगे पैर घूमती हुई, अलग अलग पैटर्न बनाती हुई घूम रही है, तो इस लाइफ को वह काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है, बजाय उस लाइफ के जिसमें कि उसके पेरेंट्स द्वारा उसे बात बात पे टोका जाता है। तो उसकी ये जो नेक्स्ट इमेजिनेशन है ये एक ऑर्फन की है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, इन चॉकलेट्स को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी, अपने एक्नी को याद करो, अपने पिंपल्स के बारे में सोचो अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुम्हारे से बात करता हूँ? प्लीज़ लुक एट मी, जैसा कि आपके भी पेरेंट्स आपको कहते होंगे। और ये जो एक्नी है, एक्नी 14-15 ईयर्स की एज में बच्चों के चेहरों पे आने शुरू हो जाते हैं, मुहासे जो हैं। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि अमांडा की एज जो है 14-15 ईयर्स की है, और उसके पेरेंट्स उसे इस बात पर टोकते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र चॉकलेट खाने की नहीं रही है, अगर तुम चॉकलेट ज़्यादा खाओगी तो तुम्हारे चेहरे पे मुहासे निकल आएंगे।
और जब कभी कोई तुमसे बात किया करे तो तुम उसकी तरफ देख करके बात किया करो। सो इन दिस वे हर पेरेंट्स nagging her again and again. Amanda is repeatedly checked by her parents from doing this or that. They ask her not to eat chocolate because she is suffering from acne. One of the parents asks her not to ignore him or her when she is being talked to. जब कभी उसके पेरेंट्स उससे बात करें तो उन्हें अनदेखा न करें बल्कि उनकी बातों को सुने। कई सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जब उनके पेरेंट्स उनसे बात करते हैं उनकी ओर देखते नहीं हैं, उनकी बातों की परवाह नहीं करते। अमांडा की भी यही हैबिट है, जब कभी उसके पेरेंट्स उससे बात करते हैं तो उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देती है। Now come on the next stanza. I am a Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bride's hair. अब वह सोचती है कि वह काश रेपुंजल होती और किसी टॉवर के अंदर अपनी लाइफ को ट्रैंक्विल, पीसफुली और बड़े ही अच्छे तरीके से, रियल मीन्स इन अ वेरी गुड वे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत कर रही होती। तो वह रेपुंजल होना चाहती है, वह रेपुंजल बनना चाहती है और किसी की परवाह नहीं करना चाहती है और वहाँ अपने जीवन को वह शांतिपूर्वक जीना चाहती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को, अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी जिससे कि कोई भी मेरे टॉवर में चढ़ के आ सके। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया था, जब हमने रेपुंजल की डिस्कशन इस पोएम के समरी में की थी, तब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेपुंजल ने एक प्रिंस को अपने बालों को लटका करके ऊपर की ओर बुला लिया था और उसे अपने टावर में आने दिया था। लेकिन अमांडा जो है यह मिस्टेक नहीं करेगी। वह कहती कि मैं किसी को भी अपने टावर में आने के लिए अलाउ नहीं करूँगी, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी है एंड शी डजंट वांट टू अलाउ एनीवन टू कम इन द टावर। Now come on the next stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So in the last stanza, Amanda के पेरेंट्स जो है उससे यह कहते हैं कि तुम सल्किंग होना बिल्कुल बंद कर दो, रूठना बिल्कुल बंद कर दो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, इस सल्किंग को बिल्कुल एकदम से बंद कर दो, अपने मूड को ठीक करके बैठा करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ज़्यादा मूडी होती जा रही हो, यानी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही हो, बहुत ज़्यादा तुनक मिजाजी होती जा रही हो, बहुत जल्दी गुस्से में आने वाली होती जा रही हो। इस चीज़ को तुमको छोड़ना होगा, क्योंकि एनीवन वुड थिंक, क्योंकि कोई भी यह सोच सकता है दैट आई नैग्ड एट यू, कि हम तुमको परेशान करते हैं, हम तुमको हरास करते हैं, हम तुम्हें बात बात पे टोकते हैं। अगर कोई यहाँ गेस्ट आएगा, कोई भी पर्सन आएगा और इस तरीके से तुम्हारे मूड को देखेगा, तुम्हारे सल्किंग वे को देखेगा, तो उसे यही लगेगा कि हम लोग जो है तुम्हें नैग करते हैं, तुम्हें हरास करते हैं। सो अमांडा इज आस्क्ड इमीडिएटली stop being in sad mood. Her parents say that she always stays in bad mood and is unhappy. One of her parents tells her that seeing her in bad mood, anybody would think that she is harassed by her parents. So dear friends, this is the whole poem, and you can also watch other videos on our YouTube channel English is Easy. Thank you.